जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एंजाइम की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसके एक्टिव साइट, कोफैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था बेटा। आज के लेक्चर के अंदर हमने मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को और वो फैक्टर जो एंजाइम के काम के ऊपर इफेक्ट करते हैं उन चीज़ों को डिस्कस करना है। तो एंजाइम काम कैसे करता है? हम कहते हैं कोई भी एंजाइम है वो अपने साथ सबस्ट्रेट को जोड़ता है। सबस्ट्रेट को जोड़ने के बाद वो बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। कोई भी एंजाइम है वो अपने साथ सबस्ट्रेट को जोड़ेगा और सबस्ट्रेट को जोड़ने के बाद वो क्या बनाएगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा और इसी से वो एंजाइम जो है इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो हमने पहले भी डिस्कस की स्टार्ट में भी, कि एंजाइम जैसे स्टार्ट में होगा वैसे ही एंड में होगा, यहाँ पे कोई यूज नहीं होगा। एंजाइम कैटलाइज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड हिमसेल्फ, कि वो खुद वहां पे इस्तेमाल नहीं होते, वो जस्ट सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर। फिर यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एमसीक्यू आने के चांसेस होते हैं यहाँ से, जिसका नाम है फीडबैक इनहिबिशन। देखिए, रिएक्शन हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक ऐसे रिएक्शन है जो सिंगल स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। सबस्ट्रेट था, उसके ऊपर एंजाइम ने एक्ट किया और उसको कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन कुछ रिएक्शंस हमारे पास ऐसे होते हैं जो मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर 11 बायो एनर्जेटिक्स के अंदर पढ़े होंगे। फोटो फॉस्फोराइलेशन का टॉपिक था, केल्विन साइकिल था, ग्लाइकोलाइसिस था, क्रेब्स साइकिल था। वो मल्टीपल स्टेप रिएक्शन थे। तो वहां वहीं उसी से हम एक एग्जांपल ले रहे हैं बेटा, ग्लाइकोलाइसिस की, जिसमें जो ग्लूकोज था वो टूट रहा था, कन्वर्ट हो रहा था पायरुवेट के अंदर या पायरुविक एसिड के अंदर। अब हर एक स्टेप को कैटेलाइज कर रहा है एक स्पेसिफिक एंजाइम। हम इसको रिलेट कर, लेट सपोज हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर एंजाइम नंबर 1 ने एक्ट किया और इसको कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट में, जिसका नाम क्या है? बी। फिर बेटा ये जो बी है ये दूसरे एंजाइम के लिए, ये दूसरे रिएक्शन के लिए किसके तौर पे करेगा? सबस्ट्रेट के तौर पे। एंजाइम नंबर 2 इस बी को कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट सी में, और ये प्रोडक्ट सी जो है ये सबस्ट्रेट के तौर पर करेगा एंजाइम नंबर 3 के लिए, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एक चीज अगर आप नोट करें, हम कहते हैं कि पहले एंजाइम का जो प्रोडक्ट है वो दूसरे एंजाइम के लिए क्या करता है? सबस्ट्रेट के तौर पे काम करता है, और इसी पाथवे को हम क्या नाम देते हैं? मेटाबॉलिक पाथवे का नाम देते हैं। अब यहाँ पे फीडबैक इनहिबिशन है क्या? ए बी में कन्वर्ट हुआ, बी सी में, सी डी में और डी ई में। अगर सिस्टम के अंदर जहां पे अब रिएक्शन करवा रहे वहां पे ई जो प्रोडक्ट है इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ जाए, तो बेटा यही ई मैसेज देता है कि E1 काम करना छोड़ दे, मतलब ए बी के अंदर तब्दील होना बंद हो जाए। अब अगर E1 काम ही नहीं करेगा, ए जो है वो बी के अंदर कैटेलाइज ही नहीं होगा, तो रिएक्शन आगे प्रोसीड ही नहीं होगा, तो आपके पास जो ई ने मैसेज भेजा था वो क्या करेगा बेटा? वो कैटेलिसिस ऑफ E1 को क्या कर देगा? बंद करवा देगा। इसी चीज को हम क्या नाम दे रहे हैं? फीडबैक इनहिबिशन का नाम दे रहे हैं। फीडबैक होता क्या? फीडबैक मैकेनिज्म आपने सुना होगा। हम कहते हैं किसी भी प्रोसेस के आउटपुट से उसी प्रोसेस को कंट्रोल करना। अब ये एक प्रोसेस चल रहा है, ई क्या है? आउटपुट है। हम इसी ई से इस प्रोसेस को क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसी को हम क्या नाम दे रहे हैं? फीडबैक इनहिबिशन। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपने याद रखना है, फीडबैक। अब यह आगे पॉजिटिव भी होता है, पॉजिटिव फीडबैक, और नेगेटिव भी। अगर किसी भी प्रोसेस के आउटपुट से आप उस प्रोसेस को मजीद तेज करेंगे तो वो क्या है? पॉजिटिव फीडबैक है। और अगर किसी भी प्रोसेस के आउटपुट से आप उस प्रोसेस को डिमिनिश करवाएंगे, इनहिबिट करवाएंगे, स्लो डाउन करवाएंगे, तो वो आपके पास क्या है? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए दो साइंसदानों ने अपने अपने मॉडल प्रेजेंट किए। एक है लॉग एंड की मॉडल, दूसरा है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। लॉग एंड की मॉडल को प्रेजेंट किया एमिल फिशर ने 1894 के अंदर। इसके मुताबिक जो एंजाइम की एक्टिव साइड है वो क्या है? रिजिड और हार्ड स्ट्रक्चर है। रिजिड और, या आप कह लें कि ये नॉन फ्लेक्सिबल है, इसके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती, यहां पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं आती। हम इनके लिए एक नाम यूज करते हैं कि ये नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स है। और यहाँ पे याद रख ले कि ये कैटेलाइज करते हैं, स्पीड अप करते हैं किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को। तो इसके लिए ये जो
लाइन है, ये जो सेंटेंस है कि जिसमें एक एंजाइम क्या करेगा, एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को कैटेलाइज करेगा, उसको हम नाम देते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। जैसे कि हम मिसाल ले लेते तो सुक्रेज है वो सुक्रोज के ऊपर एक्ट करता है, माल्टेज है वो सिर्फ और सिर्फ माल्टोज के ऊपर एक्ट करेगा, लैक्टेज है वो सिर्फ और सिर्फ लैक्टोज के ऊपर एक्ट करेगा। क्लियर? तो ये कुछ एग्जांपल्स आपने याद रखनी है लॉक एंड की मॉडल के अंदर। दूसरा है जी इंड्यूस्ड फिट मॉडल, जिसको हैंड्स एंड ग्लव्स मॉडल भी कहा जाता है, जिसको मॉडिफाइड लॉक एंड की मॉडल भी कहा जाता है। इसमें हम क्या कहते हैं, इसको प्रेजेंट किया डैनियल हॉशलैंड ने 1959 के अंदर। इसके मुताबिक एक्टिव साइड जो है वो क्या है, एक फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे क्या था, नॉन फ्लेक्सिबल था, इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं आ रही थी, इसके अंदर मॉडिफिकेशन आ सकती है। और हम कहते हैं ये कौन से एंजाइम्स है, ये है रेगुलेटरी एंजाइम्स। यहाँ पे एक एग्जांपल आपने याद रखनी है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज चैप्टर नंबर 13 फर्स्ट ईयर रेस्पिरेशन के टॉपिक में जब आप ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को पढ़ते हैं तो वहां भी इस चीज का हमने जिक्र किया था। तो ये है दो मॉडल के एंजाइम अपना काम किस तरह करता है। और अगर आपसे एमसीक्यू पूछ लिया जाए कि इसके अंदर एक्सेप्टेड मॉडल कौन सा है, तो आपने याद रखना है जी इंड्यूस्ड फिट मॉडल। क्लियर? नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, के एंजाइम जो अपना काम कर रहा है। अब पहली बात तो एंजाइम काम क्या कर रहा है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या कर रहा है, कैटेलाइज कर रहा है, स्पीड अप कर रहा है। तो हम कहते हैं कौन से ऐसे फैक्टर है जो इसके रेट के ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं, इसके काम को स्लो या इंक्रीज कर सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला आपके पास क्या है, टेम्परेचर। अब हम कहते हैं जितने भी एंजाइम है उनको काम करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की जरूरत होती है, जिस टेम्परेचर पे उनकी जो एक्टिविटी होती है वो मैक्सिमम होती है, उसी टेम्परेचर को हम क्या नाम देते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। और अगर हम अपनी बॉडी की बात करें ह्यूमंस के अंदर, तो वही ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब ये टेम्परेचर करता क्या है, ये मॉलिक्यूलर मोशन को बढ़ा देता है। किसकी, जो आपके पास एक्टिव साइड है और सबस्ट्रेट है उसकी मॉलिक्यूलर मोशन को बढ़ा देते हैं, वो जल्दी जुड़ते हैं और वो जल्दी किसके अंदर कन्वर्ट होता है, या जो एंजाइम है वो उस सबस्ट्रेट को जल्दी क्या करता है, प्रोडक्ट के अंदर तब्दील कर देता है। तो हम कहते हैं एंजाइम एंड सबस्ट्रेट मूव्स मोर क्विकली एंड कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पॉइंट है कि जब आप 10 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का रेट क्या करेगा, डबल करेगा। हम यहाँ पे ग्राफ से समझते हैं कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या चीजें हैं। हमने ग्राफ बनाया जिसके ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर हमने टेम्परेचर लिया 0 डिग्री, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन, और वाई एक्सिस के ऊपर हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिया। देखिए जब टेम्परेचर आपके पास 0 डिग्री है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम है, लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या कर रहा है बेटा, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, हमने यहाँ पे एक बात की थी मॉलिक्यूलर मोशन की, ठीक है, कि ये क्या कर रहा है, मॉलिक्यूलर मोशन को बढ़ा रहा है, जिससे आपके पास रिएक्शन का रेट क्या करता है, बढ़ता है। फिर 37 डिग्री सेल्सियस जो है ये आपके पास क्या आ गया, ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब इसके बाद देखे तो रिएक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, जब भी आप टेम्परेचर को नॉर्मल ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा बढ़ाएंगे तो आपको पता है कि जो प्रोटीन एंजाइम्स है वो क्या है, प्रोटीन है, और प्रोटीन किससे मिलके बने हैं, अमाइनो एसिड से। तो उन अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिससे उनके अंदर वाइब्रेशंस आती है, और अगर ये वाइब्रेशन ज्यादा होगी तो उससे जो स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम है, जो कि ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है या डी नेचर हो जाता है। इस अमल को हम क्या नाम देते हैं, डी नेचरेशन का नाम देते हैं। और याद रखिएगा कि अगर एक दफा एंजाइम डी नेचर हो जाए तो यहाँ पे कोई रिकवरी नहीं होगी। अब क्या सवाल यह है कि सर यहाँ पे भी तो टेम्परेचर कम है, 37 नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या डीनेचरेशन का अमल हो सकता है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो एंजाइम है वो क्या होता है, इनएक्टिव होता है। क्या होता है, इनएक्टिव होता है। आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाए उसकी एक्टिविटी क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यहाँ पे डीनेचरेशन का फिनोमेना नहीं होगा। यहाँ पे याद रख ले बेटा, जो रिकवरी है वो क्या है, पॉसिबल है। जो रिकवरी है वो क्या है, पॉसिबल है। तो अगर कम है, वो इनएक्टिव है, आप टेम्परेचर को बढ़ाएं तो वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन जब आप ऑप्टिमम टेम्परेचर से मजीद उसको एक्सीड करेंगे तो वाइब्रेशन बढ़ने की वजह से उसके जो बॉन्ड्स है वो ब्रेक कर जाएंगे, और वहां पे जो स्लोप है वो अगेन नीचे की तरफ आएगा, जिसका मतलब है कि एंजाइम का काम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और वहां पे एंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसी चीज को हम क्या नाम देते हैं, डीनेचरेशन का नाम। नेक्स्ट है पीएच। जिस तरह बेटा ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, इसी तरह आपके पास एक नैरो रेंज ऑफ पीएच चाहिए होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ऑप्टिमम पीएच।
अब जो एंजाइम के अंदर अमाइनो एसिड की कॉन्फ़िगरेशन है वो बड़ी सेंसिटिव होती है, किसके लिए बेटा? चेंज इन पीएच। पीएच क्या करता है जी? इन्फ्लुएंस करता है चार्जेस किसके ऊपर? जो अमाइनो एसिड के चेंज। आपको पता है अगेन एंजाइम प्रोटीन, प्रोटीन किससे मिलकर बने? अमाइनो एसिड से। और यही जो अमाइनो एसिड है ये क्या कर रहे हैं? एंजाइम के ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी इस चीज को डिस्कस किया था। तो ये जो पीएच है ये इसके चार्जेस के ऊपर, जिसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस वगैरह होते हैं, ये उसको क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करता है, उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या लाता है? चेंज लाता है। चेंज किस तरह का आ सकता है? या तो स्लाइड चेंज इन पीएच हो सकता है या एक्सट्रीम चेंज इन। जब स्लाइड चेंज होगा तो अमाइनो एसिड और सबस्ट्रेट की आयोनाइजेशन के अंदर क्या आएगा? चेंज आएगा, जिससे एंजाइम के काम के ऊपर क्या होगा बेटा? असर होगा। वहीं पे अगर एक्सट्रीम चेंज होगा तो आपके पास जो एंजाइम के अंदर एसिडिक और बेसिक ग्रुप है उसके जो आयनिक चार्जेस है वो क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। और याद रख ले यही वो आयनिक चार्जेस है, यही वो आयनिक बॉन्डिंग है जिसने इस शेप को मेंटेन किया है। तो जब एक्सट्रीम चेंजेस होगी अगेन आपके पास फिनोमेना कौन सा होगा? डीनेचरेशन का। और ऊपर हमने डिस्कस कर लिया कि डीनेचरेशन के अंदर कोई रिकवरी नहीं है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है पीएच के हवाले से। प्लस एक और पॉइंट, आपके बुक में एक टेबल बना हुआ है जिसके अंदर मुख्तलिफ एंजाइम्स की पीएच दी है, उसको आपने अच्छी तरीके से याद कर लेने। जैसे उन्होंने पेप्सिन की दी है, इसी तरह ट्रिप्सिन की है, पैंक्रियाटिक लाइपेज की है, अमाइलेज की है। तो ये सारे के सारे आपने अच्छी तरीके से याद रख लेने हैं। एज इट इज आपके पास कभी कभार एमसीक्यू आ जाता है। थर्ड फैक्टर है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। हम कहते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है सबस्ट्रेट की मिकदार को बढ़ाएंगे रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। लेकिन क्या सर ये हमेशा के लिए ऐसा होगा? तो हम कहते हैं ये एक लिमिट तक होता है, उसके बाद जो रिएक्शन रेट है वो क्या कर जाता है? कांस्टेंट कर जाता है। लेट सपोज अगेन वाई एक्सिस के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन है, एक्स एक्सिस के ऊपर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है। सबस्ट्रेट को बढ़ाते के तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ता है, लेकिन एक टाइम बाद वो जाके क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अब यहां पे चीज समझने वाली है, टेम्परेचर में और पीएच में हमने कहा कि हमेशा क्या होगा? डीनेचरेशन। यहां पे डीनेचरेशन का फिनोमेना नहीं होगा, यहां पे क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मिसाल हम ले लेते हैं कि हमारे पास एंजाइम जो है वो 100 है, सबस्ट्रेट 20 है। 100 एंजाइम का मतलब है 100 एक्टिव साइट, और 20 सबस्ट्रेट का मतलब है कि सिर्फ 20 एक्टिव साइट ऑक्युपाइड है। अभी 80 सब एक्टिव साइट ऐसे हैं बेटा जो अभी क्या है? एम्प्टी है, वहां पे कोई सबस्ट्रेट वगैरह आके नहीं लगा। तो हम जैसे ही इन सबस्ट्रेट की मिकदार को बढ़ाते जाएंगे तो एक्टिव साइट ऑक्युपाई होते जाएंगे और रिएक्शन का रेट क्या होगा? बढ़ेगा। अब एक स्टेज ऐसी आएगी कि हमारे पास अगर 100 एंजाइम है तो 100 ही सबस्ट्रेट है। इसके बाद अगर मैं सबस्ट्रेट को बढ़ाऊंगा भी तो एक्टिव साइट मेरे पास खाली नहीं है, तो फर्दर इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट विल नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? सैचुरेशन का नाम देते हैं। सेम आपने याद रखना है एंजाइम कंसंट्रेशन के लिए भी, कि अगर सबस्ट्रेट ज्यादा है एंजाइम कम है तो आप जैसे जैसे एंजाइम को बढ़ाते जाएंगे रिएक्शन का रेट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन एक लेवल पे क्या है? ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब आप एंजाइम को बढ़ाते जाए, आपके पास सबस्ट्रेट ही नहीं है तो सर रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये आपने याद रखने हैं, चार फैक्टर हैं, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और एंजाइम कंसंट्रेशन। ये थी सारी की सारी डिस्कशन आपके पास मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन और फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन के हवाले से। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।